हेलो प्यारे भाई लोग, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप लोगों का परफेक्ट वर्ल्ड के नए हिंदी नॉलेज एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो बिना बकवास के एपिसोड स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है, लेकिन पिछला एपिसोड देख के आप पहले, ठीक है। सी हाउ और गोल्डन लायन रेस्ट्रिक्टेड रीजन से निकल चुके होते हैं, लेकिन गोल्डन लायन के दिल में अभी भी एक गहरा डर बैठा हुआ था। हमें क्लियर होता है कि सिर्फ एक स्कल जिसका असली बॉडी कब की खत्म हो चुकी थी, उसने एक पूरे कॉस्मोस लेक बनाया और टाइम रियलिटी को ड्रीम जैसा बना दिया। ये सोचकर ही गोल्डन लायन का दिल कांप रहा था। गोल्डन लायन अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगाकर भी आगे बढ़ता है। यहाँ क्लियर मेंशन आता है कि वो अपनी नॉर्मल स्पीड से कई गुना ज़्यादा तेज चल रहा है। सिर्फ कुछ ही पलों में वो लाखों किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लेता है, बिल्कुल लाइटनिंग की तरह। इस बीच सी हाउ अपने मन में सोचता है, कि उसके हाथ में जो जेड पीस है वो सिर्फ एक यादगार चीज नहीं है, ये वो एक एंशंट एरा का प्रूफ है। सिंह उस जेट को ध्यान से देखता है और फिर उसे अपने पास संभाल कर रख लेता है। सिंह के लिए सबसे शॉकिंग बात यह थी कि रेस्ट्रिक्टेड रीजन का लॉर्ड उस डैम में गया था जहां जाकर आज तक कोई भी जिंदा वापस नहीं आया था। सिंह अपने मन में सीन को याद करता है जब उसने व्हाइट क्लोथ मैन को डैम से निकलते हुए देखा था। पूरी बॉडी ब्लड से भरी हुई थी, बॉडी अनस्टेबल और लाइफ ऑलमोस्ट खत्म होने वाली। फिर हम मन ही मन कहता है कि अगर इतनी बड़ी एग्जिस्टेंस जिसका लेवल वर्ल्ड डोमिनेट कर सकता था, अगर वो भी वहाँ जाकर मर गया तो वो जगह कितनी डेंजरस रही होगी, इसका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है। थोड़ी दूर जाने के बाद फिर पिछले कुछ समय पहले पीछे मुड़कर देखता है, वहाँ अब सिर्फ थिक मिस्ट और प्राइमल कोयॉस बचा होता है। लाइफ रेस्ट्रिक्टेड रीजन पूरी तरह से नजरों से गायब हो चुका होता है, बिल्कुल जैसे कभी था ही नहीं। गोल्डन लायन यहीं पर कंफ्यूज में आ जाता है। गोल्डन लायन कहता है कि उसे डायरेक्शन समझ नहीं आ रही है। उसे लगता है जैसे पूरी दुनिया घूम रही है, सेंस और डायरेक्शन बिल्कुल खत्म हो गया हो, लेकिन सी हाउ क्लियरली देख पा रहा होता है। सी हाउ तुरंत समझ जाता है कि ये जेट पीस का इफेक्ट है। सी हाउ जेट को जमीन पर रखता है और उसी पल उसका खुद का सेंस ऑफ डायरेक्शन भी हिल जाता है। सी हाउ तुरंत जेट को वापस उठा लेता है और गोल्डन लायन से कहता है, ज़्यादा मत सोचो। सी हाउ गोल्डन लायन से कहता है, ज़्यादा मत सोचो, सीधे आगे चलते रहो। गोल्डन लायन बस सवाल किए बिना आगे बढ़ता है, मतलब बिना सवाल के आगे बढ़ता रहता है। लगभग 5 लाख किलोमीटर के बाद सब कुछ नॉर्मल आ जाता है। सूरज, जंगल, बर्फ और असली दुनिया वापस आ जाती है। जब गोल्डन लायन पीछे जाए देखता है तो वहाँ एक बहुत बड़ी रिवर, लावा फील्ड्स और टूटे हुए लैंड फॉर्म्स दिखते हैं जो पहले वहाँ थे ही नहीं। यहाँ क्लियर हो जाता है कि वो लाइफ रेस्ट्रिक्टेड रीजन नॉर्मल स्पेस में एग्जिस्ट नहीं करता। इसी पल दूर से एक वॉरशिप माउंटेन को तोड़ती हुई आती है। माउंटेन नेचुरली कोलैप्स होता है क्योंकि वॉरशिप की स्पीड और मास बहुत ज़्यादा होती है। सी हाउ अचानक बोल उठता है, मदर, फादर। सी हाउ तुरंत वहाँ पहुँचता है और अपने पेरेंट्स को देख लेता है। सी विलिंग और किन यिनिंग रिलीफ के साथ कहती है कि वो बहुत डर गए थे, इसलिए सी हाउ को ढूंढने वापस आए। सी हाउ समझ जाता है कि ये जगह लाइफ रेस्ट्रिक्टेड रीजन है और फ्यूचर में यहाँ कभी वापस नहीं आना चाहिए। थोड़ी दूर पर यूनवी भी और बच्चे मिल जाते हैं, सब सेफ होते हैं। बच्चे वॉरशिप पर चढ़ जाते हैं बिल्कुल खुशी के साथ। थोड़ी देर बाद सबको पता चलता है कि वो लोग हेवन रीजन में आ चुके हैं, लोअर रेलम का 8 ग्रेट प्रिजन्स में से एक। सी हाउ एक्सप्लेन करता है कि यहाँ पहले एक हिडन लाइफ रेस्ट्रिक्टेड रीजन था जिसके बारे में हायर रेलम्स तक को पता नहीं था। वॉरशिप रेलम वॉल क्रॉस करती है, मिस्टीरियस रीजन में पहुंच जाती है। यहाँ वेस्टर्न सेक्ट और मॉर्टल सेक्ट जैसे टॉप इनहेरिटेंसेस मौजूद थे। इस बीच एक और डेकोरेटेड वॉरशिप सामने आ जाती है। उस वॉरशिप से एक एल्डर गुस्से में पूछता है कि रास्ता किसने रोका और क्यों रोका। सी हाउ शांत स्वर में जवाब देता है कि वो सिर्फ गुजर रहे हैं। तभी एक यंग वुमेन आगे आती है, प्रिंसेस कियान सी हाउ को देखकर शॉक्ड हो जाती है और कहती है, लिटिल सी हाउ, मतलब लिटिल स्टोन। पूरे शिप पर हंगामा मच जाता है। सब समझ जाते हैं कि यह वही लेजेंडरी लिटिल स्टोन है जो हायर रेलम जा चुका था। सी हाउ मुस्कुरा कर कहता है कि उसे घर का याद आ रहा था, इसीलिए वह वापस आ गया। प्रिंसेस कियान के अनु से अपने क्लैन आने का इनविटेशन देती है। सी हाउ प्रॉपर्ली मना करता है और कहता है कि पहले स्टोन विलेज जाना ज़रूरी है। और दोनों वॉरशिप अलग हो जाती हैं और इसी दिन लिटिल स्टोन के रिटर्न की न्यूज़
पूरे मिस्टीरियस रीजन में फैल जाती है। हर क्लैन, हर सेक्ट शॉक में चला जाता है। ये न्यूज़ बिल्कुल एक्सप्लोसिव होती है। हमें दिखाया जाता है वॉरशिप आसमान को काटते हुए आगे बढ़ रही है, तो उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि दूर से देखने पर भी वो एक चमकती हुई लाइट की लकीर जैसी दिख रही थी। जब वॉरशिप से डिवाइन लाइट रिलीज हुई तो मिस्टीरियस रीजन का कई लोगों ने उसे फॉलिंग स्टार समझ लिया। कुछ ही देर बाद वॉरशिप ने रेलम वॉल को तोड़ दिया। वो बाउंड्री थी जो अलग अलग रीजन को डिवाइड करती थी। वॉरशिप ने उस बैरियर को क्रॉस किया और दूसरे रीजन में एंटर कर गई। और फिर डेसोलेट रीजन। आखिरकार वो लोग पहचानी हुई ज़मीन पर वापस आ गए। वॉरशिप हवा में रुक गई, बिल्कुल स्थिर, आसमान में तैरती हुई। सी हाउ शिप के फ्रंट में खड़ा था। उसकी नज़र नीचे फैली हुई ग्रेट डेजर्ट पर थी, ग्रेट वर्ल्ड पर थी। ऐसा था, ठीक है। धरती पर दूर दूर तक जंगल, प्रिमिटिव पहाड़ियाँ और उनके बीच खड़े हजारों साल पुराने जाइंट ट्रीज। ये पूरा एरिया एक ग्रेट वाइल्डरनेस था। डेसोलेट रीजन का ज़्यादा हिस्सा ऐसा ही था। अगर ऐसा नहीं होता तो इस जगह का नाम डेसोलेट रीजन कभी नहीं पड़ता। सी हाउ गहरी सांस लेता है। उसके मन में एक ही थॉट उभरता है, हायर रेलम के मुकाबले यहाँ स्पिरिचुअल एसेंस बहुत पतली है, लेकिन इतनी कम की बॉडी और सोल दोनों को प्रॉपर नरिशमेंट नहीं मिल सकती। लेकिन उसके बावजूद सी हाउ को कोई निराशा महसूस नहीं होती। उसका दिल शांत है। उसके अंदर एक अजीब सी तसल्ली है, एक अपनापन, क्योंकि वो वापस आ चुका था। ये उसकी होमलैंड थी, वो ज़मीन जिसे वो दिल से चेरिश करता था। सी हाउ ने कई साल इस धरती से दूर बिता दिए थे। जब वो ध्यान से कैलकुलेट करता है तो उसे रियलाइज़ होता है कि वो पूरा एक डिसेड से भी ज़्यादा टाइम बीत चुका है, मतलब एक बहुत समय बीत चुका है ऐसा था, ठीक है। इतने सालों बाद जब उसकी आंखों के सामने ये दुनिया फिर से आई तो उसके दिल भर आया। उसे लगा जैसे अंदर से कुछ भर गया हो। फिर अचानक सी हवा आगे बढ़ता है। वो वॉरशिप के बो से सीधे नीचे जंप करता है। हजारों किलोमीटर की ऊंचाई से नीचे आते हुए वो सीधे धरती पर उतरता है। जमीन पर पड़ते ही आसमान, आसपास की मिट्टी और हवा जोर से हिलती है, जैसे धरती ने कुछ खुद उसको वापस आने को महसूस कर लिया हो। सी हाउ नीचे झुककर जमीन की मिट्टी उठाता है, उसे अपनी माउथ में भरता है और ऊपर उठाकर जोर से बोलता है। सी हाउ कहता है, मैं वापस आ गया हूँ। ये जगह ग्रेट वाइल्डरनेस थी, लेकिन ये स्टोन कंट्री की बाउंड्री के अंदर आती थी। ये वही रास्ता था जहाँ सभी लोग गुजरा था, कभी वो गुजरा था, आगे जाकर स्टोन विलेज से जुड़ता था। ये रास्ता इसे कभी गुजरा था और यहाँ से स्टोन विलेज जाकर मिलता था, ठीक है। सी हाउ वॉरशिप की तरफ देखकर बोलता है, तुम लोग नीचे पीछे आना, मैं पहले जा रहा हूँ। उसके बाद वो सीधे जंगल की तरफ बढ़ जाता है। उसके मन में एक ही बात क्लियर थी कि अगर इतनी बड़ी वॉरशिप आसमान में आगे बढ़ेगी तो स्टोन विलेज डिस्टर्ब हो सकता है, और वो नहीं चाहता था कि शुद्ध जगह पर किसी भी तरह का शोर या डेंजर आए। स्टोन विलेज उसके लिए सिर्फ एक गांव नहीं था, वो एक रिफ्यूज था, एक ऐसी जगह जो दुनिया के शोर शराबे से दूर थी। वाइल्डरनेस के बॉर्डर पर वेजिटेशन बहुत डेंस थी। हर तरफ खतरनाक बर्ड्स और सेवेज बीस्ट घूम रहे थे। कुछ इतने बड़े थे कि पहाड़ों जैसे लगते थे। सी हाउ को याद आता है जब वो बच्चा था, तब उसने इसी वाइल्डरनेस को क्रॉस किया था। हर कदम पर लाइफ एंड डेथ का रिस्क था। हर वक्त पावरफुल एंशिएंट बीस्ट से बचकर चलना पड़ता था। लेकिन आज सब कुछ उल्टा था। आज जब सी हाउ इस जंगल से गुजरता है तो लगता है जैसे एक ह्यूमनॉइड बीस्ट खुद जंगल में चल रहा हो। उसकी प्रेजेंस काफ़ी थी। डिवाइन बर्ड्स और बीस्ट किंग्स उसे महसूस करते ही रास्ता बदलने लगते हैं। तभी एक जगह से एक गोल्डन विंग्ड डिवाइन एप निकल कर सामने आता है। उसका साइज कई गुना ऊंचा होता है, लेकिन उसके पीठ पर गोल्डन पंख थे और मुंह में तेज दांत। ये इस एरिया का बीस्ट किंग था। हजारों किलोमीटर तक कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। उसने सी हाउ को देखा और अटैक कर दिया। सी हाउ कामली हाथ आगे करता है। उसके हाथ से मल्टी कलर डिवाइन लाइट निकलती है जो उस एप को तुरंत पकड़ लेती है, जैसे किसी इनविंसिबल पावर ने उसे जकड़ लिया हो। सी हाउ उसे ध्यान से देखता है। उसके चेहरे पर एक पहचान वाली एक्सप्रेशन आती है। ये वही क्रेचर था जिससे कभी वो बचकर छुपा करता था। तब वो सिर्फ एक छोटा बच्चा था, कमज़ोर, और आज सिर्फ एक हाथ से उसे पकड़ कर खड़ा था। सी हाउ के मन में पास्ट के सीन्स घूमने लगते हैं। खुशी भी और होती है और एक हल्का सा दर्द भी। ये वो याद करता है कैसे सिर्फ 8-9 साल की एज में वो वाइल्डरनेस में घुसा था, किन फेंग को साथ लेकर हेवन मेंडिंग
पेविलियन तक पहुंचने के लिए। वो वाकई काफ़ी डेयरिंग था। सी हाउ उस एप को उठाता है और उसे दूर व्हाट्सएप की तरफ फेंक देता है। बिल्कुल सही जगह पर वो बिना रुके आगे बढ़ता रहता है। सी हाउ फिर से आगे बढ़ता रहता है। रास्ता वही है, सी हाउ खुद बदल चुका था और आखिर में दूर से स्टोन विलेज दिखाई देता है। वही शांति, वही सिंप्लिसिटी। सी हाउ की आंखें नम हो जाती हैं। इतने सालों के बाद वो सच में घर आ चुका था। सी हाउ अब घर आ चुका था। सी हाउ की आंखें लाल हो चुकी थी। वो काफ़ी देर तक वही खड़ा रहा, बिना कुछ बोले, बिना हिले। धीरे धीरे उसका दिल थोड़ा शांत हुआ, लेकिन इमोशंस अभी भी अंदर उमड़ रहे होते हैं। तभी पीछे से एक आवाज़ आती है। बिग ब्लैक टॉर्टोइस कहता है, बिग ब्रो चलो हम आ गए। किसने सोचा था कि ये जगह इतनी सुंदर होगी। वहाँ देखो, हेवनली हॉर्सेस का पूरा झुंड है, बिल्कुल स्नो वाइट, एक भी मिक्स्ड फर नहीं। अरे भगवान, एक के शरीर पर तो ड्रैगन स्केल्स हैं, और वो भी नॉर्मल ड्रैगन स्केल्स नहीं, पाक। सी हाउ तुरंत उसके पीठ पर लगे बड़े काले पॉट पर एक जोर का थप्पड़ मारता है। सेल्फ रिलीज रिदम की हल्की सी फ्लक्चुएशन निकलती है और बिग ब्लैक टॉर्टोइस की शरीर कांप जाती है। उसका आंखें घूम जाती हैं और वो ऑलमोस्ट बेहोश हो जाता है। सी हाउ शांत आवाज में कहता है, सीधे रह, ज्यादा हंगामा मत कर। सी हाउ आगे बढ़ता है। अब विलेज बस कुछ ही किलोमीटर दूर था। हर कदम के साथ उसके दिल के अंदर एक अजीब सी गर्मी महसूस हो रही थी। इतनी मुश्किलों के बाद, इतने सालों के बाद वो सच में वापस आ गया था। यह सफ़र बिल्कुल आसान नहीं था। स्टोन विलेज थोड़ा विलेज से थोड़ा पहले पहाड़ियों का एक एरिया आता है। वहां पहुंचकर सी हाउ कुछ पल के लिए रुकता है। यही जब लिटिल स्टोन का नाम पूरे लोअर रेलम में फैल गया था। जब दुनिया में हंगामा मचा हुआ था, तब वो लगभग 1 साल तक यही दफन रहा था। सी हाउ अपने मन में सोचता है, पता नहीं 5 कलर्ड स्पैरो अभी भी यही है या नहीं। उस स्पैरो का राज आज भी उसके लिए गहरा था। उस वक्त जब वो मरा हुआ समझा जा रहा था, तो उसके रिवाइव होने में उन सीड्स का बड़ा हाथ था, जो उस स्पैरो ने लाकर उसकी कब्र के पास बोया था। वही वजह थी कि इस जगह पर लाइफ फोर्स इतनी ज़्यादा थी कि वो मौत से वापस आ सका। 5 कलर्ड स्पैरो हमेशा से ही मिस्टीरियस रही थी। सी हाउ को याद भी नहीं जब से उसे याद है कि तब से वो बर्ड विलेज में थी, कभी दिखती कभी गायब हो जाती। और कोई एक था जो और अगर कोई एक था जो सी हाउ को परेशान कर सकता था, तो वो वही थी। बचपन में जब भी वो उसे पकड़ने की कोशिश करता, हर बार गिर जाता, कभी घुटने छिल जाते, कभी आंसू निकल जाते। बड़ा होने के बाद भी वो उस अजीब बर्ड को पकड़ नहीं पाया। अब सी हाउ आगे बढ़ता है। विलेज साफ दिखने लगता है। गांव के पास लोग आ जा रहे होते हैं। हंटिंग टीम वापस आ चुकी थी और साथ में कई बड़े बड़े विशियस बीस्ट लेकर आई थी। सी हाउ ध्यान से देखता है। उसके मन में ख्याल आता है, ये क्या, ये डेंगुआन और बाकी लोग हैं। उससे परिचित लोग थे, ऐसा था, ठीक है। वो सब अब बड़े हो चुके थे, लंबा मजबूत बॉडी। अब वो हंटिंग ग्रुप के लीडर्स बन चुके थे। वो सब सच में बड़े हो गए थे। विलेज के एंट्रेंस पर कई विलो ट्रीज लगे हुए थे, हरापन से भरे हुए, शांत और होली। सी हाउ की नज़र एल्टर पर जाती है। वही जगह जहाँ कभी विलो डाइटी थी, वो जगह अभी भी सबसे होली थी। कोई वहाँ बसने नहीं गया था। गांव वाले अभी भी विलो डाइटी के वापस आने की उम्मीद रखते थे। विलेज के अंदर बहुत रौनक थी। हंटिंग टीम के लौटने की वजह से कुछ छोटे बच्चे दौड़ रहे थे, 3 से 10 साल के बीच के, एनर्जेटिक, स्ट्रॉन्ग और फुल लाइफ के साथ। लेकिन सी हाउ उनमें से किसी को भी पहचान नहीं पाता। ये सब वो बच्चे थे जो उसके जाने के बाद पैदा हुए थे। इतनी छोटी उम्र में भी वो इतने मजबूत थे कि हवा में उछल सकते थे, अपने माँ बाप से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। सी हाउ विलेज के बिल्कुल एंट्रेंस पर आ जाता है। उसके पीछे बिग ब्लैक टॉर्टोइस आ रहा था। वो 2 पैरों पर चल रहा था, पीठ पर बड़ा काला पॉट, लंबे हाथ पैर, दूर से देखने पर काफ़ी इंटिमिडेटिंग लग रहा था। तभी एक बच्चा चीख पड़ता है। एक बच्चा कहता है, अरे मॉन्स्टर गांव में आ गया है, जल्दी करो, मॉन्स्टर को भगाओ। एक एडल्ट कहता है, कैसा मॉन्स्टर? विलोडाइटी की छोड़ी हुई फॉर्मेशन है यहाँ, कोई मॉन्स्टर अंदर आ ही नहीं सकता। तुम बच्चे फालतू बातें कर रहे हो। एक
बच्चा जोर से कहता है, सच में आओ देखो, एक बड़ा सा टॉर्टोइस है, डंकी के गोबर से भी ज्यादा काला, दांत निकाले हुए, आंखें फाड़ी हुई, इधर ही आ रहा है। विलेज के एंट्रेंस पर बिग ब्लैक टोर्टोइस गुस्से से कांप रहा था। उसके चेहरा और ज्यादा काला होने लगता है। वो सच में दांत दिखा रहा था, आंखें फाड़े हुए था, लेकिन ये इसलिए नहीं था कि वो किसी को डरा रहा था, बल्कि इसलिए था क्योंकि वो उस छोटे बच्चे की बात उसके दिमाग पर चढ़ गई थी। डंकी के गोबर से भी ज्यादा काला। ये सुनकर उसका खून खौल उठा था। सी हाउ के सामने हार मानना एक बात थी, लेकिन ये छोटे छोटे बच्चे भी उसका मजाक उड़ा रहे थे। ये बर्दाश्त के बाहर था। विलेज के अंदर धीरे धीरे लोग मुड़कर एंट्रेंस की तरफ देखने लगते हैं, और उस पल पूरा गांव बिल्कुल शांत हो जाता है। जैसे ही पत्थर के बन गए हों, सबकी नज़र उस नौजवान पर टिक जाती है, जो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। लंबा सीधा खड़ा शरीर, साफ शांत चेहरा, नरम पर तेज आंखें। लगभग 17 से 18 साल का लगता था। 10 साल से ज्यादा बीत चुके थे, और फिर भी ये चेहरा। एडल्ट का दिमाग शून्य पड़ जाता है। कोई बोल नहीं पा रहा था। सबको लग रहा था जैसे आंखें धोखा दे रही हों। सिर्फ बच्चे कंफ्यूज थे। एक बच्चा डर के साथ कहता है, माँ, क्या ये भी कोई बड़ा मॉन्स्टर है? सब, अंकल इतने चुप क्यों है? एक और बच्चा कहता है, दादा, क्या ये ह्यूमन फॉर्म का मॉन्स्टर है? इसका सर्वेंट इतना डार्क और डेंजरस है, और फॉर्मेशन के अंदर कैसे आ गया? तब अचानक एक एल्डर जोर से चिल्लाता है, लिटिल गाय! वो दौड़ते हुए आगे आता है। कुछ एडल्ट तुरंत अपने बच्चों को डांट देते हैं। एक एडल्ट कहता है, मॉन्स्टर, ये तुम्हारा अंकल है, वो अंकल जो अकेला हायर रियलम तक लड़ता हुआ गया था। कुछ लोग बच्चों को थप्पड़ मार देते हैं। पूरा गांव एकदम शोर से भर जाता है। जवान लोग 30-40 साल के भागते हुए आते हैं। किसी ने सिंह को हवा में उछाल दिया। सच में तू वापस आ गया। स्वरा काट कर देखने दो, सपना तो नहीं। कमबख्त 10 साल बाद अचानक आटप का मतलब बातें चल रही थी, ठीक है। रुक, मुझे देखने दे, तू कितना बदला है। सिंह चारों तरफ से घिरा जाता है। उसके बचपन के साथी सबसे आगे थे। उनकी आंखों में आंसू थे। वो सपने जैसे लग रहा था। लिटिल गाय, लिटिल स्टोन। सिंह की नाक जलने लगती है, आंसू बहने लगते हैं। 10 साल की थकान, दर्द, गिल्ट सब कुछ पिघल जाता है। इस पल वो सिर्फ खुश था। एक बच्चा खुशी से चिल्लाता है, अरे ये वही लेजेंडरी लिटिल अंकल हैं। कुछ छोटे बच्चे उसकी पैंट खींच रहे थे, ऊपर देखकर हंस रहे थे। एक बच्चा कहता है, लेजेंडरी अंकल जिंदा है, ऑसम। एक 4-5 साल का बच्चा सिंह पर चढ़ने लगता है जैसे वो कोई बड़ा पेड़ हो। सिंह बिल्कुल स्पीचलेस हो जाता है। सिंह अपने मन में सोचता है, ये बच्चे क्या क्या सुनकर बड़े हो रहे हैं। तब डेजुआंग या फिर डेजुआंग, ठीक है, आगे आता है। अब वो लगभग 1 मीटर ऊंचा हो चुका था। डाजुआंग कहता है, भाई सच में तू वापस आ गया, मुझे लगा था कि तू कभी नहीं आएगा। उसकी आंखों में आंसू था। अरमेंग, पिहुओ, हुवी सब के सब रोते हुए खड़े थे। फिर एल्डर आते हैं। सिंह जोर से कहता है, ग्रैंडपा चीफ। वो भीड़ चीर कर आगे बढ़ता है, और सिंह यूनफेंग को संभाल लेता है। कोई होगा, ठीक है। ओल्ड चीफ सी यूनफेंग रोते हुए कहता है, बच्चे तू वापस आ गया। मुझे लगा था इस जिंदगी में तुझे दोबारा नहीं देख पाऊंगा। ये मिलन बिल्कुल सच्चा था। जब सिंह ने देखा कि ओल्ड क्लैन चीफ सी यूनफेंग की आंखों से आंसू बह रहे हैं, तो उसकी आंखों में भी लाल हो गई। उसके इमोशन इतने ज्यादा हो चुके थे कि वो संभाल नहीं पा रहा था। वो बार बार ग्रैंडपा कहता रहा, और अपने हाथों से एल्डर के आंसू पोंछता रहा। सिंह को याद था, उसे बचपन में बीस्ट मिल्क मिलाकर इसी ओल्ड क्लैन चीफ ने बड़ा किया था। मिल्क पिलाकर यार उसी ओल्ड चीफ ने बड़ा किया था, ठीक है, क्लैन चीफ ने बड़ा किया था। आज जब उसने देखा कि उनके बालों में सफेदी आ चुकी है, तो उसके नाक भर आई। सिंह कहता है भारी आवाज में, ग्रैंडपा आप ठीक हो ना? मैं आपको बहुत याद करता था, इसलिए वापस आया हूँ आपसे मिलने। सी यूनफेंग को संभाल कर खड़ा रखता है। सिंह, हालांकि क्लैन चीफ अब बूढ़े हो चुके थे, लेकिन
उनका शरीर अभी भी काफ़ी हेल्दी था, सिर्फ बालों में थोड़ी सफ़ेदी जो इस उम्र में नॉर्मल बात थी। पहले से ही सी हाउ विलेज के लिए प्रीशियस मेडिसिन, विशियस बीस्ट मीट और कई रेयर चीज़ें लाता रहा था। इसी वजह से स्टोन विलेज के लोगों की बॉडी आम लोगों से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। सी यूनफेंग लगातार कहते रहते हैं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। उसकी आवाज़ कांप रही थी। आज उनके दिल में कोई रिग्रेट नहीं बचा था। इस जिंदगी में इस बच्चे को दोबारा देख पाना, ये उनके लिए सब कुछ था। उन्हें लगता था कि लोअर रेलम और हायर रेलम के बीच की दूरी की वजह से सी हाउ को कभी दोबारा नहीं देख पाएंगे। सी यूनफेंग सी हाउ के हाथ पकड़कर बार बार उसे देखते रहते हैं। आंखों में आंसू थे लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी। उनका बच्चा सच में बड़ा हो गया था। सी यूनफेंग हंसते हुए कहता है, तुम्हें जिंदा वापस देखना, इससे ज़्यादा खुशी ग्रैंडपा के लिए कुछ भी नहीं हो सकती। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये दिन अचानक आ जाएगा। तब दाजुआंग, इसका नाम बहुत है यार, मैं क्या बोलूँ, इसका नाम कैसा है उसको, ठीक है। दाजुआंग आगे आता है। वो कहता है सी हाउ से, ग्रैंडपा चीफ आपको बहुत याद करते थे। वो अक्सर विलेज के एंट्रेंस पर खड़े हो जाते थे, दूर पहाड़ों की तरफ देखते रहते थे। कुछ बोलते नहीं थे लेकिन हम सब जानते थे कि वो माउंटेन पाथ को देख रहे होते थे। शायद आप वापस आ जाओ, इस उम्मीद में हुजी भी बात जोड़ता है। हाँ, सालों से ऐसा ही करते आए हैं। कभी कभी वहाँ चुपचाप बैठे रहते थे जैसे किसी का इंतजार हो। सी हाउ की आंखें फिर भर आती हैं। सी हाउ कहता है, ग्रैंडपा मैं काफ़ी समय तक यहीं रहूँगा और अगर फिर कभी जाना भी पड़ा तो बार बार वापस आऊँगा। उसके आंसू बहने लगते हैं। तब सी लिन्हू जोर से हंसता हुआ बोलता है। सी लिन्हू कहता है, अरे आज खुशी के दिन है और तू रो रहा है? तू बदमाश, इतने सालों बाद अचानक आ गया है और हमें इतना बड़ा सरप्राइज दे दिया। चलो चलो चलो, गांव में आज ऐसी दावत होगी जो सब पेट भर के खा पिएंगे, ऐसा था, ठीक है। मतलब दावत की बात चल रही थी। कुछ अंकल आगे आते हैं। एक अंकल कहता है, देखो इसे, अब हमसे भी लंबा हो गया है। वो सी हाउ का हाथ पकड़ता है, उसकी शरीर पर हाथ फेरता है। यंगस्टर दाजुआंग, हुजी, एरमेंग, पीहुओ सब साइड में कर दिए जाते हैं। अपने फादर्स के सामने ये सब अभी भी बिल्कुल सीधे खड़े रहते हैं जैसे बिल्ली के सामने चूहे। तब एक बच्चा जोर से चिल्लाता है। एक बच्चा कहता है, लिटिल स्टोन अंकल, आप पूरी दुनिया में अनमैच्ड हो। हमें भी स्किल्स सिखाना, हम भी दुनिया घूमना चाहते हैं, सबको हराना चाहते हैं। सी हाउ हंसते हुए कहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो उस बच्चे को उठाकर अपने कंधे पर बैठा लेता है। एक 3 साल का बच्चा कहता है, मुझे भी लिटिल स्टोन अंकल, मुझे भी उठा लो। सी हाउ हंसकर उसे दूसरे कंधे पर उठा लेता है। बस फिर क्या, सारे बच्चे बंदर की तरह उसके ऊपर चढ़ने लगते हैं। सी हाउ बच्चों के झुंड के बीच दब जाता है। ओल्ड क्लैन चीफ भी मुस्कुराकर पीछे हट जाते हैं। उन्हें जगह देते हुए सी लिन्हू और सी फेजाओ हंसते हुए डांटते हैं, तुम शरारती बच्चे। वो अपने बेटे तो संभाल सकते थे लेकिन इन छोटे बच्चों के सामने बिल्कुल हेल्पलेस थे। सब लोग हंसते हुए विलेज के अंदर जाने लगते हैं। तब एरमिंग के पिता पीछे खड़े बिग ब्लैक टर्टल्स की तरफ देखता है। वो सी हाउ के कंधे पर हाथ रख कर कहता है, सारे सालों में तेरा स्टाइल बिल्कुल नहीं बदला। खुद तो वापस आया है, साथ में इतना बड़ा लिविंग प्रे भी ले आया। वैसे ये ब्लैक ओल्ड टर्टल तो एक नंबर का बेंडिंग मेडिसिन है। इसे पॉट में डाल दो, पूरे गांव के लिए सूप बन जाएगा। रिबस्ट मर्द सब के सब हाँ में सर हिला देते हैं। पीछे से बिग ब्लैक टोटो, इसका दिमाग घूम जाता है। वो गाली देना चाहता था लेकिन जब उसने सी हाउ का चेहरा देखा तो सारी बातें गले में अटक गई। उसके चेहरे इतने गुस्से से भर गया था कि हरा पड़ गया। मजबूरी में वो खुद ही बोल पड़ता है। बिग ब्लैक टोटोइस जोर से कहता है, सुन लो सब लोग, मैं कोई आम टर्टल नहीं हूँ, मैं हूँ ग्रेट ब्लैक टोटोइस जो सालों तक अंडर द स्काई अनमैच्ड रहा। किसी ने कैजुअली कहा, इस टाइप का टर्टल पहली बार देखा है। उसकी बात को किसी ने सीरियसली नहीं लिया था। सब सिर्फ ये सोच रहे थे कि ये टेस्टी होगा या नहीं। अब बिग ब्लैक टोटोइस सच में डर गया था। उसे याद था सी हाउ कितना सेवेज था और खुद भी फूडी था। ब्लैक टोटोइस घबरा कर कहता है, अंकल्स, ग्रैंडपास, मुझे पहचानो, मैं वही हूँ जो लिटिल स्टोन को पूरी दुनिया घुमाता था।
मैं हूँ फेमस ब्लैक टोटॉइस थर्ड ब्लैकी। किसी ने कहा, अच्छा तो तू वही टर्टल है जो भाग गया था। कुछ लोग घूर के देखते हैं। एक आदमी कहता है, सच में बड़ा हरामी था ये। बिग ब्लैक टोटॉइस बिल्कुल शांत हो जाता है। ये गांव सिंपल नहीं था। विलो डाइटी की फॉर्मेशन, डाइटी लेवल क्रिएचर्स यहाँ बकचोदी नहीं करना सेफ नहीं मानते थे। ठीक, बकचोदी नहीं करते थे, सीधी था। तब सीहाव पूछता है, सीहाव कहता है, हैरी बॉल कहाँ है। उसे हैरी बॉल और लिटिल रेड दोनों नहीं दिखे। एक बच्चा कहता है, हैरी बॉल ग्रेट वन तो पूरी दुनिया घूमता रहता है। कभी ओशन क्लैंस के साथ पीता है, कभी डेजर्ट किंग्स के साथ, कभी कभी ही वापस आता है। लिटिल रेड ज्यादातर फायर क्लैन के एंसेस्ट्रल लैंड में रहता है। विलो डाटी की फॉर्मेशन स्टडी करता हुआ तब अचानक लोग रास्ता बना देते हैं। सीहाव रुक जाता है। उनके सामने एक बिल्कुल ऑर्डिनरी सा चिकन आ रहा था। मिट्टी रंग का, सिंपल, लेकिन पूरे गांव उसके लिए साइड हो रहा था। और टेडिक ट्रेजर चिकन, वो बिल्कुल शांत घमंडी चल के आगे आ रहा था। सीहाव को सिर्फ एक बार देखता है और फिर नजर ऊपर करके ऐसे चलता है जैसे कुछ देखा ही ना हो। सीहाव गुस्से में कहता है, हाँ, एक चिकन होकर भी इतनी अकड़। गांव वाले बताते हैं इस चिकन के हर एक अंडा स्पिरिचुअल मेडिसिन के बराबर होता है। इस वजह से गांव के बच्चे इतने स्ट्रांग थे। सीहाव मुस्कुराता है। सीहाव कहता है, कोई बात नहीं, इस बार मैं इसके लिए कंपेनियंस लाया हूँ। वो एक बीस्ट स्किन पाउच निकालता है जो स्पेशल आर्टिफैक्ट था। रस्सी खोलते ही कोई ऑक्टेटिक ट्रेजर चिकन बाहर गिरते हैं। मेल और फीमेल्स दोनों गांव वाले स्टंट हो जाते हैं। मतलब कई गिरते हैं, ठीक है, मतलब वैसे ही चिकन कईयों लेकर आया था, वो गिरते हैं। कोई जोर से कहता है, मेल भी है, अब तो पूरा झुंड बनेगा। मतलब ये एक फीमेल बस्ती, ठीक है, मतलब रिप्रोडक्शन के लिए ऐसा था, परफेक्ट बोल रहे थे ऐसा, ठीक है। दूर खड़ा पहले वाला चिकन पलट कर देखता है और अपनी स्पीसीज देखकर सीधे उड़ता हुआ आ जाता है। उसी वक्त आसमान से 3 बड़े बर्ड्स उतरते हैं। बिग पेंग, लिटिल ग्रीन, वायलेंट क्लाउड। सीहाव जोर से कहता है, बिग पेंग, लिटिल ग्रीन, वायलेंट क्लाउड। पुराने दोस्त वापस आ चुके थे। सीहाव के मन में ख्याल आता है, विलो डाइटी का असर सच में कमाल का था। और इसी के साथ रियूनियन और गहरा हो जाता है। सभी दोस्त वापस आ रहे हैं। मैं कुछ का नाम भूल चुका हूँ, मुझे नहीं पता, ठीक है। आप लोग बताइए कौन कौन आपको याद है, कौन कौन नहीं याद है। देखो, ये लड़का अपने माँ बाप को भूल गया, ठीक है। जो बच्चे लेके आए थे उनको भूल, उनको मिलाया ही नहीं है इसने। अब देखो, हमें दिखाया जाता है पूरी स्टोन क्लैन पूरी तरह से जश्न में डूबा हुआ था। हर तरफ हंसना, शोर और खुशी का माहौल था। कुछ अंकल लोग वाइन के बड़े बड़े मटके उठा लाए। सील्स तोड़ी गई और जैसे ही मटके खुले शराब बहने लगी। उसकी खुशबू हवा में फैल गई और लोग बस निकल कर रह गए। आंटीज और बाकी लोग खाना तैयार करने में लगे हुए थे। हर तरफ रेयर वीड, वाइल्ड गेम, लाल रंग का फ्रेश मीट और सुनहरे फ्रूट्स रखे जा रहे थे। उनकी खुशबू दिमाग को फ्रेश कर रही थी। देखकर ही मुंह में पानी आ रहा था। बच्चे इधर उधर बंदरों की तरह दौड़ रहे थे, बिल्कुल जंगल के विशियस बीस्ट के बच्चों के जैसे एनर्जेटिक। गांव के एल्डर्स के चेहरे गुलाबी पड़ गए थे। हर किसी के चेहरे पर मुस्कान थी। इस फेस्टिवल माहौल में कोई भी अपनी खुशी छुपा नहीं पा रहा था। सीहाव धीरे से कहता है, गांव में काफी यंग विशियस बीस्ट भी हैं। वो देख रहा था। लाइटनिंग हाउंड्स, ट्विन हेडेड व्हाइट टाइगर, ली फ्लेम काउस जैसे खतरनाक बीस्ट गांव में दौड़ रहे थे। बच्चों के साथ खेल रहे थे। उनके कंपेनियंस बने हुए थे। इसका मतलब एक ही था, पिछले कुछ सालों में स्टोन विलेज का डेवलपमेंट बहुत स्मूथ और स्ट्रांग रहा है। ये सिर्फ विशियस बीस्ट को पकड़ कर नहीं ला रहे थे, बल्कि उन्हें बड़ा भी कर रहे थे। कुछ मैच्योर हो चुके थे। विशियस बीस्ट गांव के बाहर रहते थे, गांव की प्रोटेक्शन और हंटिंग की जिम्मेदारी संभालते हुए। सीहाव उनमें से कुछ को पहचान भी गया था। ये वही बीस्ट थे जिन्हें उसने बच्चों के लिए कभी पकड़ कर दिया था। कुछ बीस्ट मर गए थे, लेकिन कई बड़े होकर लॉयल वॉर बीस्ट बन चुके थे। ये सब बिग रेड बर्ड्स, वायलेंट क्लाउड, बिग पैंग और लिटिल ग्रीन के अंडर कंट्रोल थे। तब एक टीनेज लड़का आगे आता है। टीनेज लड़का कहता है, अंकल, आपको याद है मुझे जब आप टीनेजर थे, मैं 5 साल का था, आप हमें पहाड़ों में ले जाते थे बीस्ट पकड़ने। गांव के कई छोटे बीस्ट उन्हीं के बच्चे हैं। सीहाव मुस्कुराकर कहता है, हाँ मुझे याद है। वो उसके कंधे पर हाथ रखता है। गांव पूरी तरह से खुशी से भरा हुआ था। तब सीहाव की नजर दूर जाती है। उसने आसमान में एक बड़ा वॉरशिप देखा। हाँ, वही वॉरशिप जो धीरे धीरे पास आ रहा था। सीहाव एल्डर से कहता है, ग्रैंडपा, मेरे माँ
बाप भी हायर रेलम से वापस आ चुके हैं। ये सुनते ही एडल्ट्स और एल्डर्स जो थे वो चौंक जाते हैं। एरमंग और बाकी लोग ऊपर देखते हुए बोलते हैं, कहाँ? दाववांग तुरंत कहता है, जल्दी चलो, अंकल और आंट को रिसीव करते हैं। सीहाउ आसमान की तरफ इशारा करता है। वहां दूर से एक बहुत बड़ा वॉरशिप आता है, धीरे धीरे नीचे उतरता हुआ। बच्चे चिल्लाते हैं, कितना बड़ा शिप है, अंकल किनफेंग के शिप से भी बड़ा है। कुछ बच्चे पहले स्टोन कंट्री के जा चुके थे किनफेंग के पास, इसलिए उन्हें इन चीज़ों का अंदाज़ा था। तब सीहाउ आके एक्सप्लेन करता है। सीहाउ कहता है, इनके साथ कई और बच्चे भी हैं, कुछ 100 मैं चाहता हूँ ये सब स्टोन विलेज में ही रहे। गांव के बाहर उनके लिए स्टोन कॉटेजेस बनवा देंगे। गांव वाले हैरान रह जाते हैं, इतने सारे? किसी ने पूछा भी नहीं था कि सीहाउ इतने बच्चे लेकर आएगा। सोचा भी नहीं था कि सीहाउ इतने बच्चे लेकर आएगा। पहले स्टोन विलेज आउटसाइडर्स के लिए क्लोज था, लोग जा सकते थे, लेकिन बाहर के लोगों को लाना रिस्की माना जाता था। जलन, जेलसी और ट्रबल का डर था। तब सीहाउ क्लियरली बोलता है। सीहाउ कहता है, इनकी ब्लड लाइन हम जैसी ही है, कई स्टोन क्लैन के हैं और बाकी डेसोलेट बॉर्डर के 7 किंग्स के डिसेंडेंट्स हैं। ये सुनकर गांव वाले शांत हो जाते हैं। स्टोन क्लैन के फिर उनके चेहरों पर खुशी आ जाती है, हंसी, तालियां और राहत। एक एल्डर हंसकर कहता है, अब तो टेंशन ही खत्म हो गई है, हमें तो डर लग रहा था कि बच्चे बड़े हो जाएंगे, शादी का क्या होगा। कुछ एल्डर्स और जोर से हंसते हैं, उनके लिए ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन था। स्टोन विलेज छोटा था, अगर सिर्फ आपस में शादी हो रही थी, मतलब अब तक आपस में शादी हो रही थी तो प्रॉब्लम्स आनी ही थी। पहले दूसरे टाइप से शादी हो जाती थी, लेकिन जब से विलो डैटी ने गांव को शिफ्ट किया, दुनिया से आइसोलेट हो गया था। मतलब इसी वजह से आपस में शादी कर रहा था सर, ठीक है। इतने लोग कौन जंगल में रहने आता, इतने लोग कौन जंगल में रहने आता, ऐसा था, ठीक है। इसी बीच ग्रेट शिप गांव के बाहर लैंड करता है। शिप से बच्चे उतरते हैं और फिर वही सीन, स्टोन विलेज के बच्चे फिर से बंदरों की तरह चढ़ने लगते हैं। वो उन्हें आउटसाइडर्स नहीं मानते थे। बस जब उन्होंने अपनी उम्र के 100 बच्चे देखे तो थोड़े शर्मीले हो गए। डेसोलेट बॉर्डर के बच्चे भी स्टंट थे, उन्होंने कभी इतनी खुशी नहीं देखी थी। सीहाउ बोलता है, जाओ इन्हें नीचे उतारो और ध्यान रखो। बच्चे जोर से चिल्लाते हुए आगे बढ़ते हैं। एक स्टोन विलेज का बच्चा बोलता है, अरे तू मुझसे छोटा है, फिर भी मुझसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हैं? सीहाउ मुस्कुरा देता है। डेसोलेट बॉर्डर कोई नॉर्मल जगह नहीं थी। ये बच्चे सबसे ब्रूटल एनवायरनमेंट में पले बड़े थे और पैदा हुए थे। इनका पोटेंशियल ऑर्डिनरी लोगों से कहीं ज़्यादा था। तब सीहाउ जोर से बोलता है। सीहाउ कहता है, जब तुम सब बड़े हो जाओगे मैं तुम्हारे लिए दुनिया का नंबर 1 सेक्ट बनाऊंगा, यह मेरा प्रॉमिस है। मुझे कोई वीक नहीं चाहिए। यह बात स्टोन विलेज के बच्चों के लिए भी थी। डेसोलेट बॉर्डर के बच्चे पूछते हैं, क्या हम 9 हेवेंस पर राज करेंगे? सीहाउ मुस्कुरा कर कहता है, हाँ, इमॉर्टल डोमेन भी, दूसरा साइड भी, और पुराने एरा के मिस्ट्रीज पावर भी, मतलब सब पर राज करेंगे, ऐसा था, ठीक है। यूंजी साइड में खड़ी होती है, अंदर से हिल चुकी थी। ये हुआंग का सपना था, लेकिन वो तो क्रिपल हो चुका था। 1 महीने में कल्टीवेशन खत्म होने वाली थी। फिर ये सब कैसे? बच्चे पूछते हैं, अंकल कौन सा एनिमी? बिग ब्रदर, क्या हम फ्यूचर में हमें वॉर लड़नी पड़ेगी? सीहाउ फिर बोलता है। सीहाउ कहता है, फ्यूचर में हम सबको चैलेंज करेंगे। इमॉर्टल डोमेन, दूसरा साइड, जो भी ट्रबल करेगा मैं सबको गिरा दूंगा। यूंजी और भी बेचैन हो जाती है। सीहाउ आगे कहता है, तुम में से सबसे पावरफुल शायद कई जनरेशंस में सिर्फ 800 को चुनूंगा। ये एक आर्मी होगी, मतलब पूरी जनरेशन में से बस 800 लोगों को चुनूंगा, ठीक है। ये पूरी एक आर्मी हो गई। हम पूरी दुनिया को चैलेंज करेंगे, ग्रेट एरा वॉर लड़ेंगे। ये बातें वो हायर रेलम में नहीं बोल सकता था। यहाँ स्टोन विलेज में वो खुलकर बोल सकता था, ठीक है। बच्चे भेड़ियों जैसे चिल्लाने लगते हैं, ग्रेट एरा वॉर, हम अंकल के साथ सबको हरा देंगे। उन्हें नहीं पता था इसका मतलब क्या है। सालों बाद जब वो बड़े होंगे तब समझेंगे। तब सी विलिंग और किन यूनिंग आगे आते हैं। उनकी आंखें में टेंशन और डर था। वो जानते थे उनके बेटे ने कौन सा रास्ता चुना है। वो रास्ता हेवेंस को चैलेंज करने से भी ज्यादा मुश्किल था। पुराने एरा का कार्मा, खून, मॉन्स्टर, सब कुछ वापस आ सकता था। सीहाउ शांत आवाज में कहता है, फादर मदर टेंशन मत लो, मैं बस कह रहा हूँ। ऐसा मतलब मैं बस कह रहा हूँ। सर भाई तू कह नहीं रहा, तू फाड़ेगा, तू मेरी बात मान, तू फाड़ेगा।
ठीक है। आगे आने वाले समय में सिर्फ एक चीज़ ज़रूरी थी, स्ट्रांग बनना और ज़्यादा स्ट्रांग बनना, ताकि जब दुनिया बदले वो सामना कर सके। तो इस एपिसोड को यहीं तक रखते हैं गाइस, मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और सुबह आप लोगों को एक और वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। मिलते हैं नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।